मैं शुरुआत करता हूं, भारत ने दुनिया को क्या दिया। सबसे पहली जो बात हम दुनिया के सामने कह सकते हैं बड़े गर्व से, गौरव से, और सारी दुनिया ने अभी उसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है पिछले 10-12 वर्षों से। खासकर जब से कंप्यूटर आया तब से दुनिया ने कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया। उनमें से एक वास्तविकता को जो दुनिया ने स्वीकार किया है वो ये कि सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि दुनिया को दी है तो वो भारत ने दी है। लिपि आप समझते हैं, जिसमें भाषा लिखी जाती है, और भाषा तो आप जानते हैं। तो दुनिया की सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि जिसको लिखकर हम व्यक्त कर सकते हैं वो भारत ने ही दुनिया को दी है। भाषा हमारी जो सबसे पहली दुनिया में गई है वो संस्कृत है, और लिपि जो हमारी दुनिया में सबसे पहली गई है वो देवनागरी है। लेकिन भारत में कई ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिनका ये कहना है कि देवनागरी लिपि से भी पहले एक लिपि हमने दुनिया को दी है जो आज लुप्त हो गई है हमारी लापरवाही के कारण, और वो लिपि ब्राह्मी लिपि रही है। ब्राह्मी लिपि के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक बात जो स्वीकार की है वो ये है कि ब्राह्मी लिपि उतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत है। और भारत के पुराने होने के बारे में परम पूजनीय स्वामी जी के मुंह से अभी आपने सुना, 1 अरब 96 करोड़ माने लगभग 2 अरब साल पहले का ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, प्रकृति है जिसमें भारत बसता है। लगभग उतनी ही पुरानी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। अब समस्या उत्पन्न ये हो गई है कि इतनी पुरानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले और समझने वाले वैज्ञानिकों की संख्या अभी नहीं है। बहुत थोड़े वैज्ञानिक रहे हैं जो लिपि वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो वो भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझा सकते हैं। तो ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे पुरानी लिपि है जो दुनिया के देशों को हमने दी, और दुनिया के लिपि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि लिखना अगर दुनिया में सिखाया है किसी देश ने तो वो भारत ने ही सिखाया है, क्योंकि भारत के पहले लिखने की कला किसी भी देश को नहीं आती थी। भारत ने लिखना सिखाया, क्योंकि लिपि का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ। जब आपके पास लिपि होती है तभी आप लिख सकते हैं। पढ़ना और बोलना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन लिखना थोड़ा कठिन माना जाता है, वो लिपि के प्रभाव से ही होता है। तो सबसे पहली लिपि हमारी, तो सबसे पहले लिखना हमारे यहाँ शुरू हुआ, और वो लिखना फिर हमारे यहाँ से चीन में गया। चीन ने हमसे लिखना सीखा। चीन के जो लिपि वैज्ञानिक हुए हैं, जो पिछले हजारों साल का अध्ययन कर रहे हैं, वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीन के वैज्ञानिक, चीन के ऋषि मुनि भारत आए, उन्होंने लिपियों का अध्ययन किया, अध्ययन करके चीन में वापस गए, और वहां जाकर फिर उन्होंने अपनी लिपियों का आविष्कार किया। तो लिखना भारत ने सिखाया पूरी दुनिया को। और अगर भाषा आपने दी है पूरी दुनिया को, तो दूसरी बात भी कही जा सकती है कि बोलना भी हमने ही सिखाया पूरी दुनिया को। लिपि से लिखना आता है, भाषा से बोलना आता है। भाषा हमारी सबसे पुरानी संस्कृत जो सारी दुनिया में हमने दी है। दुनिया की जो विशिष्ट भाषाएं मानी जाती हैं अंग्रेजी को छोड़कर, जैसे जर्मन है, जैसे फ्रेंच है, जैसे डच है, जैसे इटालियन है, जैसे पोर्चुगीज है, जैसे स्पेनिश है, जैसे रशियन है, जैसे डेनिश है, दुनिया में विशिष्ट भाषाओं में ये मानी जाती है। अंग्रेजी को छोड़कर, अंग्रेजी विशिष्ट भाषाओं में नहीं मानी जाती, अंग्रेजी सामान्य भाषाओं में गिनती होती है, क्योंकि अंग्रेजी दूसरों की नकल है, और जो दूसरी भाषाएं हैं वो मूल भाषाएं मानी जाती हैं। तो जो मूल भाषाएं मानी जाती हैं पूरी दुनिया में, जर्मन हो, फ्रेंच हो, डच हो, इटालियन हो, रशियन हो, फिर स्पेनिश हो, पोर्चुगीज हो, ये सभी मूल भाषाओं के मूल वैज्ञानिक जो अध्ययन करते रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सभी भाषाएं संस्कृत से निकली। जर्मनी में तो ये बात बिल्कुल गहराई तक स्वीकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की देन है, और जर्मनी के लोग अपने आप को बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम आर्य हैं, माने हम भारतवासियों के ही जैसे हैं, हमारे वंशज भारतवासी रहे हैं। जर्मनी की जो हवाई जहाज की सेवा है ना, उनकी सबसे बड़ी हवाई सेवा,
उसका नाम है लुफ्थहांसा। जब लुफ्थहांसा के बारे में किसी जर्मन को मैंने पूछा कि ये लुफ्थहांसा क्या शब्द है, जर्मनी का शब्द है, जर्मन का शब्द है, वो वैज्ञानिक मुझे हैरानी से देखने लगा, कहने लगा ये जर्मन का शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है। मैं पूछा क्या है, तो उसने कहा लुप्त हंस, उसमें से बना लिया लुप्तहंसा। लुप्त माने खत्म हो गए, विलीन हो गए, और हंस जानते हैं एक बहुत विशेष किस्म का पक्षी जो आज दुनिया में हमें दिखाई नहीं देता। एक जमाने में सबसे ज्यादा ये हंस भारत में ही हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा भारत के संस्कृत में से हमने ये निकाला है लुप्त हंसा। हंस जो लुप्त हो गए उनके नाम पर हमारी पूरी एयरलाइन चलती है जिसको लुफ्थहांसा कहते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जर्मनी की सरकार का संस्कृत के प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम ही भारत के शब्दों से बना लिया। और आज जर्मनी में शिक्षा में, विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में संस्कृत की पढ़ाई पर और संस्कृत के शास्त्रों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और जर्मनी दुनिया का भारत के बाहर का पहला देश है जिसने अपनी एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय संस्कृत साहित्य के लिए समर्पित किया हुआ है। और जर्मनी दुनिया का वो पहला देश है जिसने भारत के बाहर भारत की विद्या को सीखने और सिखाने की परंपरा शुरू की है। हमारे जो महर्षि चरक हुए, जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था का सबसे पहला सिद्धांत और सारी विद्याएं दुनिया को सिखाई, चरक, उनके नाम पर जर्मनी की सरकार ने विभाग बनाया है, उसका नाम ही है चरकोलॉजी। चरक ऋषि के नाम पर चरक लिया और लॉजी उसमें उन्होंने लगा दिया अंग्रेजी का, तो चरकोलॉजी विभाग उनका है, माने चिकित्सा विभाग। जर्मनी की सरकार सबसे ज्यादा भारतीय विद्याओं की जो खोज है उस पर खर्चा कर रही है। अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का माने होता है भारतीय विद्याएं। तो भारतीय विद्याओं पर भारत के बाहर सबसे ज्यादा शोध अगर हो रही है तो जर्मनी में। और जर्मन वैज्ञानिकों से जब हम पूछते हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं वो संस्कृत का कारण है, क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पहली भाषा है, इसलिए सबसे पुराना और सबसे पहला ज्ञान भी इसी में है, और वो ज्ञान हमें सीखना है ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दुनिया को दी। अब संस्कृत के बारे में दो तीन महत्व की बातें जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। संस्कृत के बारे में सबसे अच्छी बात जो आज कही जा रही है वो ये कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस भाषा का सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है वो यही भाषा है संस्कृत। कंप्यूटर चलाने के लिए आप जानते हैं कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं, उनको अंग्रेजी में एल्गोरिथम्स कहते हैं। जो एल्गोरिथम सबसे अच्छी बनी है आज तक पूरी दुनिया में वो संस्कृत में ही बनी है, अंग्रेजी में नहीं बनी। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में कंप्यूटर चलाने वाली सबसे अच्छी एल्गोरिथम, बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी एल्गोरिथम वो संस्कृत में तैयार हुई है। और थोड़े दिन में संस्कृत की वो एल्गोरिथम सारी दुनिया पे छा जाने वाली है। सब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कारण जानते हैं क्या? वो कहते हैं कि इस भाषा में दो चीजें बहुत महत्व की हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती। पहली भाषा की जो विशेषता है संस्कृत की वो ये कि इसका जो व्याकरण है वो एकदम पक्का है। इतना पक्का है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी ऋषि मुनि ने जो व्याकरण में कह दिया है वो 21वीं शताब्दी में भी उतना ही सच है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले। महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं हजारों वर्ष पुराने हैं, और हजारों वर्ष पुराने महर्षि पाणिनि के सूत्रों में एक कॉमा, एक फुल स्टॉप को भी बदलने की जरूरत आज तक किसी को नहीं लगती। ये इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया की बाकी सभी भाषाओं में बदलाव होते हैं,
समय के साथ बदलाव होते हैं और व्याकरण काफी कुछ बदलता रहता है, लेकिन संस्कृत दुनिया की अकेली और एकदम विशिष्ट भाषा है जिसका व्याकरण महर्षि पाणिनि से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक एकदम पक्का है और शायद अगले लाखों करोड़ों वर्ष तक उतना ही पक्का रहेगा, जिसमें कोई भूल चूक होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। ये भाषा की सबसे बड़ी विशेषता होती है और इसलिए फ्रांसीसियों ने अपनी जो भाषा बनाई फ्रेंच, उसको संस्कृत का आधार दिया। जर्मन लोगों ने जो अपनी भाषा बनाई जर्मन, उसको संस्कृत का आधार दिया। आप कभी फ्रेंच भाषा को या जर्मन भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे संस्कृत होती है। संस्कृत में धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है। और मैंने गिनना शुरू किया तो फ्रेंच, जर्मन, डेनिश और बहुत सारी भाषाओं की गिनती करते करते 56 ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द रूप, धातु रूप लगभग संस्कृत जैसे हैं। बहुत मामूली सा अंतर है उनमें। और वो मामूली सा अंतर भी क्यों रखा गया? जब उन लोगों से बात होती है जिन्होंने इस भाषा पे काम किया, वो कहते हैं वो जानबूझ के रखा गया। मैं पूछता हूं क्यों, तो कहते हैं फिर तो पता ही नहीं चलेगा संस्कृत और हमें अंतर क्या है। तो हमने जानबूझ के कुछ अंतर छोड़ रखा है, शायद वो अंतर भी थोड़े दिन में खत्म हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक अब स्वीकार करते हैं कि भारत की अकेली विशिष्ट भाषा संस्कृत है जिसके पास शब्दों का सबसे बड़ा भंडार है। इतना बड़ा शब्द भंडार किसी भाषा में नहीं है जो संस्कृत भाषा के पास है। दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं या रशियन कहते हैं या जर्मन कहते हैं या फ्रेंच कहते हैं या डच, पोर्चुगीज, स्पेनिश कहते हैं, जिनको कहा जाता है या चाइनीज कहते हैं, इन सब भाषाओं से हजारों गुना ज्यादा शब्द संस्कृत में। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर जब तय किया, उस समय से लेकर और आज तक अगर संस्कृत के इस्तेमाल किए गए शब्दों की गणना की जाए कि कितने संस्कृत शब्द भाषा के स्तर पर इस्तेमाल हुए हैं और लोगों के बीच में वो आए हैं, शास्त्र के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, तो संस्कृत भाषा में अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है और भविष्य में और होगा, 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का इस्तेमाल अब तक संस्कृत भाषा में हो चुका है। 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख इतने शब्दों का इस्तेमाल महर्षि पाणिनि के समय से लेकर और अभी तक हो चुका है। और संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि अगर आज से अगले 100-200 साल की बात हम करें और इसी तरह से संस्कृत में काम चलता रहे तो इतने ही शब्दों का और इस्तेमाल अगले 100 से 200 वर्षों में हो चुका होगा। जब संस्कृत कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी एल्गोरिथम संस्कृत में तैयार हुई है और सामान्य कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत आने लगेगी, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख जो शब्द अब तक इस्तेमाल हुए हैं, इतने ही शब्द और इस्तेमाल हो चुके होंगे अगले 100 से 150-200 वर्षों में। माने दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार होने की दूर दूर तक क्षमता नहीं है जो संस्कृत में। और संस्कृत भाषा के जो वैज्ञानिक हैं, जानकार हैं, वो ये कहते हैं अनंत शब्द भंडार। ये 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख तो वो गिनती है जो अब तक इस्तेमाल हुए शब्द हैं। जो भविष्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अनंत शब्द भंडार है। दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार नहीं। कोई व्यक्ति अगर लगकर ईमानदारी से 3 वर्ष करे काम तो संस्कृत भाषा का ये पूरा व्याकरण सीख सकता है और इतना बड़ा शब्द भंडार उसके कोश में आ सकता है। हमारे परम पूज्य ऋषि महर्षि पाणिनि ने जो लिखा है अष्टाध्यायी, उसको 3 वर्ष में पढ़कर कोई व्यक्ति बड़ा पंडित हो सकता है। मैं और एक गहरी तीसरी बात कहना चाहता हूं संस्कृत के बारे में, जो दुनिया के सारे वैज्ञानिक कहते हैं, वो ये कि सबसे बड़ी बात, सबसे कम शब्दों में कहने की क्षमता अगर दुनिया की किसी भाषा में है तो वो संस्कृत में। सबसे बड़ी बात, एक वाक्य हो सकता है बहुत बड़ा, अगर हम पेज के लाइन के हिसाब से देखें
तो बहुत सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं जो चौथाई पेज के हों, एक तिहाई पेज के हों, आधे पेज के हों। संस्कृत की ताकत इतनी बड़ी है कि उनको सबसे कम शब्दों में कह सकती है और पूरी बात उसमें आ सकती है, एक बात भी उसमें छूटे बिना। तो ये तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस भाषा में है कि बड़े से बड़ी बातों को सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में कह देने की ताकत इस भाषा में है, जो दूसरी भाषाओं में बहुत कम मिलती है। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात के लिए आजकल चर्चाएं कर रहे हैं, सारी दुनिया की भाषाओं का झगड़ा मिटा दें। आपको मालूम है भाषाओं के आधार पे बहुत झगड़े होते हैं दुनिया में। ये देश उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, भारत में भी झगड़े हो रहे हैं कि ये इलाका हमारा है, वो इलाका इनका है, वो भाषा के आधार पर। और प्रांतों की रचना भी हमारे देश में भाषावार आधार पर हो गई है और वो सबसे बड़ी गलती हो गई है। तो भाषा के आधार पर दुनिया में बहुत झगड़े हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक मुझे ये कहते रहते हैं कि सारे झगड़े मिट सकते हैं अगर सब भाषाओं की लिपि देवनागरी हो जाए, तो सारी दुनिया की भाषाओं के झगड़े मिट सकते हैं। हमारी भारत में कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, बांग्ला है, आसामी है, मराठी है, गुजराती है, और दुनिया में फ्रेंच है, जर्मन है, डच है, फिर स्पेनिश है, फिर पोर्चुगीज है। ऐसी 20 50 सैकड़ों भाषाओं को देवनागरी में लिखना शुरू कर दिया जाए तो सारे झगड़े मिट सकते हैं। एक बार मैंने कुछ विद्वानों से ये पूछा कि क्या देवनागरी में ये ताकत है कि सब भाषाओं का समावेश कर सके लिखित रूप में? उन्होंने कहा देवनागरी में ही ताकत है और किसी लिपि में ये ताकत ही नहीं है पूरी दुनिया में जो सब भाषाओं को वो समाविष्ट कर सके अपने आप। इस समय हमारे देश में मराठी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है, हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है, नेपाली भाषा देवनागरी में, संस्कृत तो लिखी ही जाती है। दुनिया की बहुत सारी भाषाएं और भारत में चलने वाली बहुत सारी भाषाएं अगर एक साथ देवनागरी में लिखी जाना शुरू हो जाए तो ये ताकत, ये क्षमता एक लिपि में है, दुनिया की दूसरी किसी लिपि में नहीं है। इसका हमें गर्व है, गौरव है, अभिमान है कि सारी दुनिया को हमने ऐसी लिपि दी है जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और भाषा ऐसी दी है जो सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। और ऐसे गुणगान अगर मैं करता रहूं तो पूरा व्याख्यान ही संस्कृत भाषा पे हो जाएगा। इसलिए मैंने संकेत के रूप में आपसे कहा कि दुनिया को सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दी तो संस्कृत भाषा के रूप में दी और ब्राह्मी लिपि के रूप में दी और बाद में देवनागरी लिपि सारी दुनिया में स्थापित हुई।